जय हिंद दोस्तों। 2026 प्रीलिम्स एग्जाम में अब 11 महीने से भी कम समय बचा और बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सब जो 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को उस फॉर्मेट पर अलाइन कर लीजिए जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। बट प्रॉब्लम यह है कि प्रीलिम्स एग्जाम यूपीएससी की 3 स्टेजेस में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम काफी अनप्रिडिक्टेबल है। हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट तो बदल ही रही है, इसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट वो भी बदल जाता है। 2025 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, वो प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? पेपर लेंदी था, क्वेश्चंस में एम्बिग्विटी थी, इस वजह से। तो हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ तो बदलेगी। 2026 में भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि कोई सरप्राइज यूपीएससी लेकर आ सकती है। बट इस तैयारी में एस्पिरेंट्स एक बात को इग्नोर कर देते हैं, या यूं कहा जाए स्ट्रेसफुल ये तैयारी इतनी हो गई है कि बच्चे एक चीज भूल जाते हैं, और वो है स्टैटिक सिलेबस हमेशा इस एग्जाम की बना रहेगा। स्टैटिक सिलेबस की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री। यूपीएससी अपने पैटर्न को कितना ही क्यों ना बदल दे, अलग अलग सब्जेक्ट से वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछ रही है उसको कितना ही चेंज क्यों ना कर दे, बट एक फैक्ट जो बना रहता है वो ये है कि इन 5 पिलर्स से ऑलमोस्ट 65 से 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कभी पॉलिटी के क्वेश्चंस कम हो जाएंगे तो कभी इकोनॉमी के कम हो जाएंगे, कभी हिस्ट्री के कम हो जाएंगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो वेरी करता है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये 5 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स की है। वो इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट 65 टू 75 क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स को जब आप इंक्लूड कर लेते हैं, इजी वाले सिंपल वाले करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप मिनिमम 5 करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करते हैं दैट मेक्स अप फॉर 80 क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम में यही भूल जाते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो यूपीएससी अगर 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन इनसे पूछ रही है और उसमें से 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें एम्बिग्विटी है, तब भी आपके पास 55 टू 60 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे 2025 के पेपर में अगर आप देखेंगे, एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि सर कैसे पता लगेगा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, पॉलिटी का सब्जेक्ट सिलेबस छोटा थोड़ी है, हिस्ट्री कोई छोटा सब्जेक्ट थोड़ी है। कहने में आसान लगता है कि भाई इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बट सिलेबस को कैसे हम डिफाइन करें, कॉन्साइज करें, तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन दे रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर जाओ, टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, आप वेबसाइट पर आ जाओगे ना, तो वेबसाइट पर आर कोर्सेज का सेक्शन है, यहां चले जाना। आर कोर्सेज के सेक्शन पर जब आप आ जाओगे तो यहां पर फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां जाना। फ्री स्टडी मटेरियल में यहां नीचे की तरफ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये दिया गया, यहां पर चले जाना। जब आप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आ जाओगे तो ये रहे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अलोंग विद दैट मोस्ट रिपीटेड एस्से टॉपिक्स भी यहां पर हैं, और जीएस2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स वो भी यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिए। सो ओवरऑल यहां पर ये फ्री स्टडी मटेरियल है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस स्टडी मटेरियल को अपने अकाउंट में ऐड कर लेना, ऐड टू लाइब्रेरी कर लेना। टेंशन मत लेना, अगर वो कहेगा कोर्स परचेज करना तो कोर्स की कॉस्ट 0 है, तो टेंशन मत लेना, डाउनलोड कर लेना, आपको कोई पैसा नहीं देना मुझे। ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में पूछी जाती है। अब आप देखिए, मुझे पता है ऑलमोस्ट 70 टू 75 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, और 70 से 75 क्वेश्चन अगर यहां से पूछे जा रहे हैं और मैंने अपने सिलेबस को कंसाइज कर लिया, डिफाइन कर लिया इन 50 थीम्स के थ्रू, सो दैट मींस कि अगर मैं इन पे वर्क करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि 70 के 70 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, लेकिन 40 से 50 क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि ये पिछले 15-20 साल में जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं इन सब्जेक्ट से, मैंने उसके बेसिस पर ये कंपाइलेशन बनाई है आपके लिए। अगर 40 से 50 क्वेश्चन, मैं कहता हूं मिनिमम 40 क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा रहे हैं, तो आप सोचिए 40 इंटू 2 80 मार्क्स आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हाँ, यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकती है। अब उसको कैसे टैकल करना है, देखिए तरीका कितना ही क्यों ना बदल जाए। पहले यूपीएससी एलिमिनेशन टेक्निक का स्कोप छोड़ती थी, अब वो एलिमिनेशन टेक्निक का स्कोप कम हो गया, तरीका बदला यूपीएससी का। तरीका कितना ही क्यों ना बदल जाए, यूपीएससी को स्टेटमेंट्स तो देनी पड़ेगी, और अगर मैं स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो दैट मींस मैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ भी जा सकता हूं, करेक्ट आंसर की तरफ भी जा सकता हूं। ट्रस्ट मी, ये 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर लाना प्रीलिम्स में कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, अगर आप ये छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंड कीजिए। मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था, आई फेल्ड इट, मैं एक्सेप्ट करता हूं उस बात को, आई फेल्ड इट। एक नंबर से भी कम था, खैर उससे मैं मिस कर गया। बट उसके बाद जो मैंने 3 प्रीलिम्स दिए, एक में 132 स्कोर किया, एक में 131 पॉइंट समथिंग स्कोर किया, तो
130 मार्क्स मैं फेच कर पा रहा था, ठीक है, उस टाइम एलिमिनेशन का भी रोल हुआ करता था, आप थोड़े कम कर लीजिए, आप 110 नंबर टारगेट कर लीजिए, आप ला सकते हैं उतने मार्क्स, प्रोवाइडेड आप उस तरीके से सोचिए, आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कीजिए। अब देखिए, यूपीएससी पैटर्न चेंज कर ले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऑप्शंस चेंज कर दे, कुछ भी कर ले वो, लेकिन स्टेटमेंट्स तो देनी पड़ेंगी। दैट मीन्स अगर मैं अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लूंगा और उसको रिवाइज कर लूंगा तो मैं स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है सिलेबस एक बार पढ़ते हैं बच्चे, सिलेबस को एक बार पढ़ना है लेकिन उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, कम से कम 4 से 5 बार इसका रिवीजन कर लो, 4 to 5 टाइम्स। एक बार आप 4 to 5 टाइम्स इसे रिवाइज कर लोगे, उसके बाद आप नहीं भूलोगे चीजों को। प्रॉब्लम यहां है, वो रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से वो तैयारी कच्ची पक्की रह जाती है। इससे मेरा मतलब यह है, एग्जाम हॉल में बैठकर चीजें ध्यान नहीं आती, याद नहीं आती, और फिर आपको लगता है यार ये क्या हो गया, मैं तो अच्छे से पढ़ के आया था, यहां पर तो हो ही नहीं पा रहा पेपर, वो यहां है। और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कंसाइज नोट्स नहीं है। किस तरीके के नोट्स आपको चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको वो भी आइडिया देता हूं। देखो, पहले मैं पॉलिटी करवा रहा था पेड बैच में, तो वहां पर मैंने बच्चों के लिए नोट्स बनाए हैं लाइव क्लास में। अब अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो नोट्स हैं ये स्पीकर से रिलेटेड है, मैंने स्पीकर से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी यहां पर ऐड कर दी है, चाहे उनका इलेक्शन कैसे होता है वो हो, वैकेंसी वो हो, या फिर जब उन्हें रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन लाया जा रहा है उससे रिलेटेड हो, ठीक है, सारी बातें जो है मैंने यहां पर ऐड कर दी। और इनफैक्ट मैंने तो बाइलिंगुअल नोट्स बनाए। अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे, इंग्लिश या हिंदी, तो आप इससे आधे स्पेस में ये नोट्स कवर कर पाएंगे। भाई मैंने तो इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज किया क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, तो मैंने वो यूज किया। बट अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे और एक ही लैंग्वेज में बनाएंगे तो इससे आधे स्पेस में बन जाएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इस तरीके से डायग्राम्स मैंने यूज किया। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें बच्चे के लिए समझना भी आसान है चीजों को और रिवाइज करना भी आसान है। आप यहां अगर देखोगे फाइनेंस बिल कितनी टाइप का होता है वो मैंने डिफाइन किया, उसके बाद सारी चीजें ऐड कर दी। आपको इस तरीके के नोट्स बनाने। इनफैक्ट पहले मैं सिर्फ पॉलिटी में नोट्स बना रहा था, अब क्योंकि पेड बैच में ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं ज्योग्राफी में भी ऐसे नोट्स बन सकते हैं। देखिएगा, अभी रिसेंटली सोलर सिस्टम मैंने कवर किया, तो सोलर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहां पर ऐड कर दी, पढ़ाने के बाद ऐड की थी। सोलर सिस्टम क्या है, क्या कुछ आता है, सन के बारे में, सन को एनर्जी कहां से मिल रही है, कितनी लेयर्स हैं, मून के बारे में, हमारे प्लैनेट्स किसे कहा जाता है, प्लैनेट्स के साथ साथ ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, बोने ग्रह वो क्या होते हैं वो कवर किया। इसके साथ साथ इस तरीके से सन जो है उसकी लेयर्स के बारे में हमने समझा, डायग्राम्स बन गए। इससे क्या होगा ना, इससे आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा। अब आपको कोई भी चीज रिवाइज करनी है, आपको करना क्या, सिर्फ आपने नोट्स उठाए और आपका रिवीजन आसानी से हो गया। ये देखो कि भाई कॉमेट्स के बारे में समझा। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो मैंने बच्चों के लिए नोट्स बनाए हैं, उसमें क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों का ध्यान रखना, आप सिंगल लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे, कोशिश कीजिए डायग्राम्स का यूज कीजिए, फ्लो चार्ट्स का यूज कीजिए, माइंड मैप्स का इस्तेमाल कीजिए, और अपने लिए हर सब्जेक्ट में 50 से 60 पेजेस के नोट्स तैयार कर लीजिए। 50 to 60 पेजेस में आपके पूरे सब्जेक्ट आ जाने चाहिए। अब 50 to 60 पेजेस में अगर आपके सब्जेक्ट्स आ गए, कॉन्साइज मैनर में करोगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे रीच आउट करो, मैं हेल्प कर दूंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाइए। सबसे पहले आप इन्हें उठाइए, इनको पढ़िए, पढ़ने के बाद इनके कॉन्साइज नोट्स बना लीजिए। और यहां पर सारे सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, सब मैंने ऐड कर दिया। आप उसे उठाओ, उसे उठाने के बाद कॉन्साइज नोट्स इनके प्रिपेयर कर लो। पढ़ने के बाद एक बार आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, फिर आपके लिए 4 से 5 बार सिलेबस को रिवाइज करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। यू नो व्हाट, टॉपर्स जो आपसे एक एज अचीव कर पा रहे हैं, जो आपसे आगे निकल पा रहे हैं, वो यही कंसाइज नोट्स और इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन और उसके बाद टेस्ट सीरीज। यस, प्रीलिम्स इज अनप्रिडिक्टेबल, है वो अनप्रिडिक्टेबल, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इट डज नॉट मीन कि वो क्लियर नहीं होता। भाई हर साल 14,000-14,500 बच्चा क्लियर कर लेता है ना, उसे कैसे कर रहा है, वो कुछ कोर बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सिलेबस को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, और उसके बेसिस पर दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड दे आर अचीविंग देयर गोल। आप भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी यूपीएससी कुछ ना कुछ ट्विस्ट लेकर आएगी, कुछ ना कुछ सरप्राइज लेकर आएगी, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, एक नया पैटर्न हो सकता है क्वेश्चंस का। बट कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना बने, उसकी स्टेटमेंट तो आपको स्टैटिक सिलेबस से ही लिफ्ट करनी पड़ेगी। तो वो स्टैटिक सिलेबस अगर मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है,
मैं 110 120 भी स्कोर कर सकता हूं, प्रोवाइडेड मैंने सिर्फ पढ़ा ना हो, मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हो, मेरे दिमाग में हो, जब मैं एग्जाम हॉल में जाकर बैठूं मैं फंबल ना करूं, मुझे घबराहट ना हो, मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो तभी हो सकता है जब डेप्थ में जाकर चीजों को अंडरस्टैंड किया और मल्टीपल टाइम रिवाइज किया और उसके बाद उसे अप्लाई किया। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस कभी भी नकारी नहीं जा सकती। टेस्ट सीरीज को लेकर एक अलग सेशन लूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कैसे वो कॉन्सेप्ट जो आपने कभी नहीं पढ़े टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज को रिवाइज कर लेना है जिससे आपको एग्जाम में हो। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ इफ यू गाइज वांट, आप मेरे साथ मेंटोरशिप या पेड बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। आर कोर्सेज के ही ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहां पर आपको, ठीक है, यूपीएससी फाउंडेशन और पीएसआईआर बैच वो मिल जाएगा, यूपीएससी फाउंडेशन बैच वो मिल जाएगा, ठीक है। और ये यूपीएससी फाउंडेशन बैच जो है 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ये वाला बैच संकल्प तो 4 अगस्त से ही शुरू किया, मतलब परसों से शुरू किया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से शुरू किया। आप इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मेंटोरशिप का भी बैच है, मेंटोरशिप का भी प्रोग्राम है, द्रोणाचार्य मेंटोरशिप, आप चाहें यहां पर भी जुड़ सकते हैं। ये पर्सनलाइज मेंटोरशिप है जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने वाला हूं, तो आप यहां भी जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर लेना। बैचेस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस नंबर पर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड होकर तैयारी कीजिए, रिजल्ट तभी आपको मिलेगा। जय हिंद।